हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि सैलरी का, एम्प्लॉय का सैलरी का जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे कर लेते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। और जो सैलरी है उसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है, तो एक्सेल में हम पूरा सैलरी कैलकुलेशन है, उसके ऊपर का डेज पेबल क्या होता है, उसका सैलरी का कंपोनेंट्स कैसे होता है, उसके ऊपर कौन से डिडक्शन होते हैं, और उसके बाद में आता है हमारा कि नेट सैलरी का कैलकुलेशन करके नेट अमाउंट जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे एक्सेल शीट पे। एक्सेल में हम सब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पूरा सैलरी। तो दोस्तों, ये जो एक्सेल शीट है इसमें जो है आप सभी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और एज एन अकाउंटेंट आपको एक्सेल जो है वो आना बहुत जरूरी है। एक्सेल में बहुत सारा जो फार्मूलाज है, डेटा है, प्रिपरेशन करना पड़ता है, बहुत सारा जो रिपोर्टिंग है वो भी हमें बनाने पड़ता है। तो एक्सेल जो है एज एन अकाउंटेंट पर्सन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो आना चाहिए। आज के सेशन हम जो सीखने वाले क्यों सैलरी कैलकुलेशन कैसे कर लेते हो। तो सैलरी जो है यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं कि पहले सैलरी फॉर द मंथ ऑफ, अभी जो मई मंथ, तो मई मंथ का जो सैलरी है 2021 उसका हम सैलरी कैलकुलेशन करने वाले। तो सबसे पहले क्या आता है कि जो सैलरी कैलकुलेशन करेंगे तो ये यहाँ पे सीरियल नंबर आएंगे। सीरियल नंबर के बाद में यहाँ पे आ जाता है आपका एम्प्लॉय आईडी। ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो है कि एम्प्लॉय का जो आइडेंटिफिकेशन है, एक आईडी नंबर दिया जाता है कि उसके बेसिस पे उनका सभी डेटा है वो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रैक करते। कभी कभी होता है कि एक ही नाम के दो दो एम्प्लॉय है, तो ट्रैक करना वो थोड़ा मुश्किल जाता है कि फिर एम्प्लॉय आईडी है तो उसी के बेसिस पे सभी डेटा यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। तो जब भी कोई भी नया एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो उनको एक नया आईडी है वो इश्यू किए जाते हैं। उसके बाद में एम्प्लॉय आईडी के बाद में आएगा आपका एम्प्लॉय का नेम। ये जो पूरा 1 बाय 1 सैलरी शीट कैसे बनते हैं ना, वो आपको मैं ये सेशन में दिखाने वाले, ताकि आप खुद से ही ये जो सैलरी का कैलकुलेशन कैसे दे। एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नेम के बाद में आएगा कि डिजिग्नेशन, डिजिग्नेशन पहले आएगा कि डीओजे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगा, यहाँ पे डिजिग्नेशन आएगा। और डिजिग्नेशन के बाद में यहाँ पे आता है कि डेज पेबल, डेज पेबल यानी कितने डेज के सैलरी हमें पेड करने के, यानी डेज पेबल आता है यहाँ पे। उसके बाद में आता है कि अर्निंग, जो अर्निंग है यहाँ पे आएगा। तो अर्निंग में क्या होता है कि जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारे अलग अलग जो कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे हमारे पास होते हैं। तो जब भी हम क्या करेंगे, कौन सा भी सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो उस समय हर एक सैलरी का कंपोनेंट्स है तो उसके साथ कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है हमारा बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी बाद में आएगा आपका एचआर है, एचआर के बाद में आता है कन्वेंस, कन्वेंस के बाद में मेडिकल, मेडिकल के बाद में आएगा आपका और कुछ अदर अलाउंसेस रहेगा या एलटीए रहता है, एलटीए, और यहाँ पे आएगा अदर अलाउंसेस। अदर अलाउंसेस के बाद में यहाँ पे आएगा आपके टोटल ग्रॉस सैलरी। तो यहाँ पे टोटल ग्रॉस सैलरी, टोटल ग्रॉस सैलरी में क्या होता है कि ये जो होता है कि आपका यहाँ पे सैलरी आएगा और यहाँ पे सैलरी अर्निंग, सैलरी अर्निंग आएगा।
अर्निंग में भी क्या होता है कि सेम कंपोनेंट यहाँ पे आपको जो है मिलेंगी, कि जो सैलरी में क्या होता है कि जो आपको फिक्स सैलरी जो दिया जाता है कि अपॉइंटमेंट लेटर में, वो यहाँ पे आएंगी। और अर्निंग सैलरी में क्या आएगा कि जितना डेज पेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी कितना पेड करने का। उसके बाद में आएगा आपका डिडक्शन। डिडक्शन में जो आता है कि पहले आता है कि पीटी यानी प्रोफेशन टैक्स होता है कि यहाँ पे प्रोफेशन टैक्स ईएसआईसी आ जाता है यहाँ पे। और ईएसआई के बाद में यहाँ आता है कि पीएफ प्रोविडेंट फंड आता है। उसके बाद में आता है कि इनकम टैक्स होता है। और अदर में आते हैं कुछ डिडक्शन किया है, कुछ एडवांसेस है, तो ये सब कंपोनेंट अदर में आते हैं। और यहाँ पे आता है कि टोटल डिडक्शन। तो टोटल डिडक्शन के बाद में आएगा आपका नेट सैलरी। ये होगा हमारा टोटल सैलरी का जो फॉर्मेट है, इसी तरह से होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे कि 5 लोगों के हम जो है सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 5 नाम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। करेक्ट है, यहाँ पे 5 नाम ऐड करने के बाद यहाँ पे आएंगे कि टोटल है। टोटल में आएंगे, यहाँ पे मैं उसको फॉर्मेट कर लेता हूँ अच्छे से, ताकि दिखने में भी हमारा कॉलम अच्छी तरह से जो है यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं हम। हेडिंग जो उसको हम बोल्ड किया है ताकि हाईलाइट हो जाए। जो टोटल है, टोटल का भी कॉलम यहाँ पे हम ऐड करते हैं। और उसके बाद में हमें यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। करेक्ट। तो ये होने के बाद ये हमारे टोटल अर्निंग हो जाएंगी और ये होंगे हमारे टोटल डिडक्शंस। तो इसको भी हमने क्या किया, जो है उसको भी बॉक्स कर देते हैं। करेक्ट है, तो भी यहाँ पे सेग्रीगेट होके सेपरेटली हमें इंफॉर्मेशन मिलेंगे। तो ये जो है सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए बी सी डी एंड ई, ये जो है ये नाम हम सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, ताकि हमारे पास अभी सिर्फ हम सैलरी वर्किंग कैसे करने का यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे आएंगे कि तो यहाँ पे हमारा जो कंपनी है उसमें एक ही टैली लर्निंग, करेक्ट, टैली लर्निंग है। तो यहाँ पे हम जो एम्प्लॉय आईडी देने का टैली लर्निंग 001 ऐसे करके उसको हम क्या कर ले सकते हैं, में 002 003, अगर वो छोड़ के गया है तो उसका फिर वो लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। करेक्ट है, तो यहाँ पे मे भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो सीरियल वाइज नहीं है, यहाँ पे जो छोड़ के गए लोग हैं उनका सैलरी प्रोसेस नहीं होता है। तो यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा कि 1 अप्रैल 2021 को करेंगे, यहाँ पे आएंगे 15 अप्रैल 2021 को कुछ 2 लोगों ने किए हैं। बाद में कि 2 में 2021 को यहाँ पे ये 2 लोगों ने यहाँ पे डेजिग्नेशन किया। यहाँ पे क्या है कि अकाउंटेंट आ जाएगा, यहाँ पे एडमिन पर्सन आएगा, यहाँ पे एक एचआर चाहिए, यहाँ पे सेल्स चाहिए, तो यहाँ पे प्रोडक्शन वाला, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम क्या किया, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन दिया। तो यहाँ पे हम मई महीने का जो सैलरी है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि मई महीने में आता है आपका
30 पर डेज, यहाँ पे 30 पर डेज है, 25 डेज जो छुट्टी लिया है इसके लिए हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट को जो है वो वेरी होना चाहिए और सभी एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए जो डेज पेबल हम यहाँ पे अलग अलग ले रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट है। तो यहाँ पे टोटल डेज पेबल है जो है इसके अकॉर्डिंग अलग अलग लिया है ताकि हम उसका जो कैलकुलेशन है वो कर सकें। अभी जो है कि उसमें क्या है कि जो ग्रॉस सैलरी है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो अंदर के सभी बेसिक एचआरए कन्वेंस मेडिकल ये सब कंपोनेंट से होना चाहिए। तो हम यहाँ पे करेंगे कि हमने क्या किया, यहाँ पे जो है कि 18,000 रुपीज सैलरी दिया, यहाँ पे 22,000 सैलरी है, यहाँ पे कि 35,000 रुपीज सैलरी है। उसके बाद में सेल्स का पर्सन है तो इनको हमने क्या किया है कि 38,000 का सैलरी दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे कि 14,000 सैलरी दिया, ठीक है। तो यहाँ पे में भी कम ज़्यादा सैलरी यहाँ पे। तो ये जो को सैलरी के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या किया जाता है कि कुछ फॉर्मूला जो है वो होता है कि वो जो कि अगर ग्रॉस सैलरी इतना है तो बेसिक सैलरी सम कुछ परसेंटेज रहेंगी। तो यहाँ पे हम करेंगे कि जो बेसिक सैलरी इसका हमारा जो है 40% रहने वाला है, करेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा 40% करेंगे। एचआरए जो होता है, एचआरए जो होता है कि बेसिक का 40% होता है नॉर्मली, तो इसको भी हम क्या करेंगे 40% यहाँ पे कर देते हैं, करेक्ट। ये होने के बाद कन्वेंस है, तो कन्वेंस को बहुत बार क्या होता है कि सेम अमाउंट दिया जाता है कि यहाँ पे 1500 रुपीज सभी लोगों को दे रहे हैं। उसके बाद में मेडिकल अलाउंसेस है, तो मेडिकल अलाउंस है तो यहाँ पे क्या है कि सब लोग को हम 1250 रुपीज मेडिकल अलाउंसेस दे रहे हैं। और उसके बाद में LTA, तो 2000 रुपये सभी लोगों को हमने LTA दे रहे हैं। और जो यहाँ पे अदर अलाउंसेस है यहाँ पे, तो ये जो है हमारी क्लोजिंग फिगर आएंगी, फिर ए माइनस सम ऑफ ए, ऐसे यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको देंगे। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाती। तो इस टाइप से हमें क्या करना पड़ता है, इसको जो एक कैलकुलेट करना पड़ता है। ये जो स्ट्रक्चर है हर एक कंपनी का जो अलग अलग हो सकता है, तो मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे फिर टोटल आया है कि हमारा जो 5 एम्प्लॉय को मिला के जो टोटल सैलरी है वो यहाँ पे आ रही, कितना आ रही है यहाँ पे 1,27,000 टोटल सैलरी आ रही है, करेक्ट है। तो इसके बाद में आएगा कि यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है, अभी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हमें फॉर्मूला देने का है। तो फॉर्मूला क्या देंगे कि बेसिक सैलरी है वो यहाँ पे कैलकुलेट होना चाहिए। तो बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय कितने डेज होते हैं, नॉर्मल जो डेज होते हैं कि 31 डेज होता है मंथ में। तो यहाँ पे हमने मई महीने का जो डेज है वो यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 31 इंटू डेज पेबल, करेक्ट है। तो ये होने के बाद उसको क्या करेंगे, हम इसको ये जो है इसको हम फ्रीज कर देंगे डॉलर का साइन लगा के, करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा एक कैलकुलेशन। उसके बाद में वापस क्या करेंगे कि इसको अगर फ्रीज करने का है तो जी कॉलम इसको हम फ्रीज कर दें। तो इसको जो है पूरे के पूरे यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये अमाउंट ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। इसको हम करेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट करने के बाद ये आ जाएगा हमारा कैलकुलेट होके इस तरह से टोटल अमाउंट। और यहाँ पे जो है जो टोटल है यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो ये हमारा जो है
सम करेंगे SVM और यहाँ पे फॉर्मूला देंगे सम का। तो ये हो गया हमारी टोटल अमाउंट। इस तरह से करेक्ट है। इस तरह से टोटल अमाउंट होने के बाद में ये आता है हमारा टोटल ग्रॉस सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ डेज पेबल। डेज पेबल के अकॉर्डिंग इतना हमारा क्या हो गया है कि ग्रॉस सैलरी हुआ है। तो ग्रॉस सैलरी होने के बाद में क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे आता है कि हमारा प्रोपेशन टैक्स। अभी जो प्रोपेशन टैक्स जो है वो उसका फॉर्मूला क्या है कि अगर आपका महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग जो हम कैलकुलेशन करेंगे 0 to 10,000 रुपीज है सैलरी, तो उसको जो है यहाँ पे क्या होता है कि 0 होता है और अबाउट 10,000 है यहाँ पे, तो उसको 200 रुपये डिडक्शन किया जाता है। 0 to 7,500 रुपीज है तो उसके लिए आता है कि 175, 7,500 to 10,000 रुपीज है, सॉरी इसको 0 आता है और उसको 7 और अबाउट 10,000 है, अबाउट 10,000 उनके लिए 200 रुपीज डिडक्शन होता है। यहाँ पे 175 ऐसा जो पीटी का यहाँ पे ऐसे डिडक्शन हो जाता है। तो उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमने सभी लोगों का सैलरी जो है ये क्या है कि सभी लोगों का सैलरी जो है वो 10,000 के अबव ही है। तो सभी लोगों के यहाँ पे क्या होगा 200 रुपीज डिडक्शन होगा। तो मैं स्ट्रेट वे सभी का 200 रुपीज डिडक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद में आता है कि ESIC। तो ESIC का जो फॉर्मूला है वो क्या है डिडक्शन करने का है। तो ESIC के लिए ESIC if gross salary less than 21,000 है तो वहाँ पे कितना डिडक्शन होगा 0.75%। इतना जो अमाउंट यहाँ पे ESIC का एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्शन होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि 0.75%। तो हम यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कौन से एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो 21,000 से कम है। तो दोस्तों ये जो सैलरी यानी ESIC के लिए ये जो एप्लीकेबिलिटी 21 अमाउंट है वो ग्रॉस सैलरी के अकॉर्डिंग नहीं कैलकुलेट करते। ये जो एज पर सैलरी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जिन जिन लोगों का सैलरी 21 क्या नीचे उनको सिर्फ यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाला और जो 2 नंबर है यहाँ पे सिर्फ उनको क्या होगा कि सैलरी एप्लीकेबल, सैलरी में ESIC से एप्लीकेबल है। तो उसमें क्या करेंगे कि 2 लोगों को है तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी जो अर्निंग है उसके ऊपर 0.75% यहाँ पे डिडक्शन होंगे और दूसरा है कि ये अमाउंट के ऊपर, दूसरा ये जो अमाउंट है और ये अमाउंट है ये इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं। ये 3 लोगों के ऊपर एप्लीकेबल क्यों नहीं? क्योंकि उनका जो सैलरी जो है यहाँ पे 21,000 से कम है। तो आप बोलेंगे कि जो सेकंड वाला है तो इनका भी सैलरी यहाँ पे 21,000 से कम है तो उनका डिडक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो दोस्तों जब 21,000 का यानी क्या है कि आपका एज पर अपॉइंटमेंट लेटर एज पर सैलरी स्ट्रक्चर है तो वहां पे सैलरी स्ट्रक्चर आपका क्या होना चाहिए लेस देन 21,000 चाहिए। डेज पेबल की वजह से अगर कम आ गया तो उस केस में डिडक्शन नहीं होता है। तो ऐसा कि एक महीने में डिडक्शन हो रहा है दूसरे महीने में डिडक्शन नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए जो है एप्लीकेबिलिटी अपना जो ग्रॉस सैलरी के ऊपर होता है और डिडक्शन होता है कि हमारा अर्निंग के ऊपर डिडक्शन होता है। ये होने के बाद आपका जो PF है तो प्रोविडेंट फंड जो डिडक्शन होता है वो होता है हमारा कहाँ पे बेसिक प्लस DA। तो हमारा जो बेसिक है और जो DA टोटल यहाँ पे अमाउंट है तो कहाँ पे जो DA का जो अलग कॉलम में जो है शो करते हैं मगर हमने क्या किया है कि बेसिक प्लस DA दोनों अमाउंट हमारा एक ही कॉलम में हमने ऐड किया है। तो यहाँ पे होगा कि बेसिक सैलरी के ऊपर
जो बेसिक अर्निंग है उसके ऊपर हमारा 12%, बेसिक के ऊपर हमारा जो 12% है यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, उसको कॉपी करके आगे पेस्ट कर दिया है। हर एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी के ऊपर यहाँ पे हमने पीएफ है यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेट कर दिया है। उसके बाद में कि आपका इनकम टैक्स आता है, तो इनकम टैक्स अभी फिलहाल हम यहाँ पे जो है देखेंगे कि उनका इनकम टैक्स का डिडक्शन होता है, वो होता है कि हमारा कौन से सैलरी के ऊपर होता है कि अर्निंग सैलरी है, मगर ये मंथली बेसिस पे कैलकुलेट नहीं होता इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो होता है आपका एनुअल सैलरी के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो उसके लिए आपका इनकम का टैक्स का जो डिक्लेरेशन है वो यहाँ पे मांगा जाता है। और इनकम टैक्स डिक्लेरेशन उन्होंने एटीसी में कितना डिडक्शन सेविंग किया है, आपका हाउसिंग लोन है, प्रिंसिपल पेमेंट कर दिया है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, एनएससी, पीपीएफ, आपका पेंशन स्कीम में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, वो सब कंसिडर करके रेंट जो है एचआरए का अलाउंसेस वो देने के बाद में टैक्सेबल अमाउंट है, तो ये यहाँ पे इनकम टैक्स डिडक्शन होता है, अदरवाइज डिडक्शन नहीं होता है। तो उसके लिए उनका जो सैलरी का जो स्लैब है वो है कि 2.5 लाख 2,50,000 तक जो है सैलरी जीरो आता है, मगर आफ्टर सेक्शन 87 का डिडक्शन देने के बाद में वो आता है कि करीबन 5 लाख के अबव सैलरी, तो उनको यहाँ पे क्या आता है, हमारा टैक्स आता है। तो हमारे जो एनुअल सैलरी अगर यहाँ पे देखेंगे कि सबसे बड़ा सैलरी 3 नंबर वाला है 38,000, तो 38,000 का अगर हम एनुअल सैलरी 5 लाख जो है वो कम आ जाएंगे कि 38 इंटू 12 कर देंगे तो बिलो 5,000 रुपीज 5 लाख के नीचे आता है। तो सभी लोगों के यहाँ पे इनकम टैक्स है यहाँ पे जीरो डिडक्शन होगा। अदर डिडक्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम जो है जीरो कर लेते हैं। उसके बाद में आता है कि हमारा टोटल डिडक्शन, जो टोटल डिडक्शन में क्या आएगा आपका कि सम ऑफ पीटी, ईएसआईसी, पीएफ, इनकम टैक्स, अदर, उसका सबका टोटल इतना टोटल डिडक्शन है। यहाँ पे हम ये जो अमाउंट है यहाँ पे राउंड कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये अमाउंट एक करेक्ट आ जाएंगी। इसको हम डेसिबल में कन्वर्ट करते हैं। तो नेट सैलरी जो है इसका फॉर्मूला जो रहेगा इसमें कि ग्रॉस अर्निंग यू कॉलम माइनस ए कॉलम डिडक्शन। तो डिडक्शन है मीन्स ए कॉलम माइनस जो है, मैं यहाँ पे आपको कर लेता हूँ, ए कॉलम माइनस ए करने के बाद हमारा क्या आता है, ये डिडक्शन आता है। और यहाँ पे रहेगा हमारा ये अर्निंग अमाउंट, ठीक है। तो इसके बाद में जो टोटल पेबल अमाउंट है इस तरह से जो ये करनी पड़ती है यहाँ पे टोटल अमाउंट, करेक्ट है। ये आ गए हमारी टोटल पेबल है 1,02,000 रुपीज का टोटल अमाउंट यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या करेंगे, हमारा सैलरी का कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस तरह से सैलरी कैलकुलेशन होता है कि पहले तो हमारा सीरियल नंबर, एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन आएगा, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिडक्शन, डेज पेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डेज पेबल के अकॉर्डिंग सैलरी कैलकुलेट होता है। बाद में हमने देखा है कि ये सब सैलरी के कंपोनेंट्स हैं। सैलरी के कंपोनेंट के बाद में यहाँ पे आएंगी कि अर्निंग आती है, और अर्निंग के बाद में आता है आपका ये डिडक्शंस, और डिडक्शन को हमारे जो अर्निंग से माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट सैलरी इस तरह से जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो होता है हमारा सैलरी का कैलकुलेशन किया जाता है, करेक्ट है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के ऊपर प्रेस करो, और फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।